दूसरे सत्र का विषय है परंपरा और आधुनिकता के बीच की स्त्री। तो चलिए शुरू किया जाए। परंपरा और आधुनिकता के फासले को कम करते हुए मजाज ने खूब कहा है, तेरे माथे पे ये आंचल बहुत खूब है, लेकिन तू इस आंचल से एक परचम बना लेती तो अच्छा था। और इसी के साथ मैं इस सत्र के सभी वक्ताओं को मंच पे आमंत्रित करना चाहूँगी। हमारी वक्ताओं में नासरा शर्मा जी हैं, अल्पना मिश्र, प्रत्यक्षा, गीतांजलि श्री, मनीषा कुलश्रेष्ठ, कविता, और इस सत्र का संचालन कर रही हैं योगिता यादव। तो गीताश्री जी, गीताश्री, अच्छा मुझसे अगर छूट गया है तो मैं माफ़ी चाहूँगी जी। एक बार फिर से मुझसे थोड़ी सी गलती हुई है, इसके लिए मैं फिर से माफ़ी चाहूँगी। गीताश्री, प्रत्यक्षा, कवित्री, कहानीकार, उपन्यासकार, अनुवादक, गीताश्री, पत्रकार, लेखक, मनीषा कुलश्रेष्ठ, कहानीकार, उपन्यासकार, यात्रा वृत्तांतकार, समीक्षक, और योगिता यादव जी, आप उपन्यासकार, कहानीकार हैं। और इसी के साथ मैं यह मंच योगिता यादव जी को संचालित करने के लिए सौंपती हूँ। हंस साहित्योत्सव का संभवतः ये सबसे बड़ा मंच है जिसमें एक साथ 6 वक्ता रहेंगे, और देखिए किसको कितना समय मिल पाता है। सबसे ज़रूरी बात कि हम कोशिश करेंगे कि इसको इंटरैक्टिव बना के रखें, और आप सब बहुत प्रबुद्ध श्रोता हैं, आपके जहन में जिसके लिए भी जो भी सवाल आए, आप सभी का स्वागत है। शुक्रिया अंतिमा ने मजाज के शेर के साथ ये मंच मुझे सौंपा है, और मजाज के परचम को मैं लेके जाती हूँ ब्राज़ीलियन पार्लियामेंट तक, जहाँ पे ब्राज़ील के प्रेसिडेंट बोलते हैं जायर बोल्सोनारो अपनी साथी कांग्रेस लीडर को, आई वुडंट रेप यू बिकॉज यू डिडंट डिज़र्व इट। ये हम आधुनिकता तक चले आए हैं, जबकि परंपरा में हमारे पास स्वामी विवेकानंद हैं जो कहते हैं कि कोई भी परिंदा केवल एक पंख से परवाज़ नहीं भर सकता। विश्व का कल्याण तब तक संभव नहीं है जब तक स्त्री को उसके समान अधिकार नहीं मिल जाते। उसके बाद मैं फिर से जायर बोल्सोनारो पे आती हूँ, जो 2017 में कहते हैं कि मेरे पास 5 बच्चे हैं, लेकिन 5वीं बारी कोई कमज़ोरी का क्षण था जब हमारे घर बच्ची पैदा हुई। ये संभवतः ये वो उदाहरण है जिनको हम अक्सर ये मानते हैं कि जब तक अभाव है, जब तक निर्धनता है, जब तक संसाधनों की कमी है, तब तक स्त्री का शोषण है, तब तक उसे अधिकार नहीं मिल रहे हैं। लेकिन ये वो समाज है जहाँ पर स्त्री बराबरी के लिए संघर्ष कर रही है और लगभग पहुँच चुकी है। तो हंस के इस मंच पर हमें परंपरा और आधुनिकता 2 ब्रैकेट्स में बांध के 6 लेखिकाओं को बैठा दिया गया है। एल्जेब्रा की तरह हम इसे डिकोड करने की कोशिश करेंगे। बोर्ड मास का फॉर्मूला देखते हैं कौन किस तरह अप्लाई करता है। तो सबसे पहले प्रतीक्षा जी की तरफ आते हो। बहुत सारे टैबूज हैं समाज में स्त्री को लेके, और उनमें एक सबसे बड़ा टैबू, सबसे बड़ा नहीं, बड़ों में भी बड़ा होगा, कि फाइनेंस स्त्रियां नहीं संभाल सकती। मतलब अगर बहुत कमा भी लेंगी तब भी उनका एटीएम कार्ड उनके पति संभालते हैं। पति नहीं भी संभालेगा तो कोई एक ऑडिटर आएगा जो उनका सालाना फाइनेंस संभालेगा। लेकिन प्रतीक्षा जी पावर ग्रिड में सीजीएम फाइनेंस हैं और बहुत बढ़िया तरीके से संभाल रही हैं। मैं प्रतीक्षा जी से जानना चाहूँगी कि परंपरा और आधुनिकता के बीच और फाइनेंस में एक ऐसा वर्ग जहाँ पर मेल डोमिनेटिंग है, वहाँ पर आप खुद को कहाँ पाती हैं, और जो नई पीढ़ी आ रही है वो किस तरह की चुनौतियों का सामना कर रही है? ये आप हाँ बेटर है, देख लो।
ये जो हमारा टॉपिक है ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है, क्योंकि इस पे हम लोग सब लगातार जूझते रहते हैं कि हम कितना परंपरा को फॉलो करते हैं, कितना आधुनिक हो जाते हैं, कितना हमने अपनी कंडीशनिंग को अनलर्न किया है। क्योंकि मुझे लगता है बाज़ दफ़ा हम लोग जो स्त्रियाँ हम लोग अपने कंडीशनिंग से इतने मारे रहते हैं कि अगर हम आधुनिक होना चाहते हैं, आधुनिक इन्वर्टेड कॉमास में, नॉट इन द एक्सटर्नल वे आई एम सेइंग, कि अंदर से हम अपने सोच को कितना लिबरेट कर पाते हैं, उसके बाद भी हम लोग एक ऐसी कंडीशनिंग से फंसे रहते हैं कि हमको हमेशा अपराध बोध रहता है कि हम बाहर निकल गए, नौकरी करने लगे, घर हमारा संभल रहा है तो उसमें अगर कोई कमी है तो वो मेरी गलती है कि ठीक से नहीं संभल रहा। हम जो सोशल ऑब्लिगेशंस निभा रहे हैं वो नहीं कर पाते तो वो हमारी गलती है। ऑफिस में जाकर हम प्रूव करने की कोशिश करते हैं कि वी आर बेटर देन एवरीबॉडी एल्स, और इस चक्कर में जो हम ऐसा फंस जाते हैं, एक ट्रैप है अपने लिए, और उस ट्रैप में फंसकर मुझे नहीं मालूम कि हम किसका फ़ायदा कर रहे हैं, अपना कर रहे हैं, किस और का कर रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैंने नौकरी की शुरुआत में देखी, जैसे योगिता ने बोला कि जब मैंने अपना एक अनुभव साझा कर रही हूँ कि जब मैं ज्वाइन किया था और मैं अपना ऑन जॉब ट्रेनिंग कर रही थी कहलगांव में, भागलपुर के पास में एक NTPC का पावर प्रोजेक्ट है, एंड आई वॉज द ओनली वुमन देयर। तो लोग दूर दूर से आते थे देखने की, पता चला है कि कोई लड़की ज्वाइन की है, यू नो जस्ट आफ्टर कॉलेज, आउट ऑफ कॉलेज लोग आते थे देखने। कोई 2 बार अगर गुड मॉर्निंग बोल दिया तो 3rd डे स्कैंडल हो जाता था। देन आई गॉट ट्रांसफर टू पटना, जो हमारा रीजनल हेडक्वार्टर्स था, सपोजिटली शहर में था। देयर वॉज कोई फीमेल वॉशरूम नहीं था, सो आई हैड टू, पहली जो मेरी लड़ाई थी वो वॉशरूम की लड़ाई थी। सो इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर, और लोगों को लगता था कि ये लड़की है, कॉलेज से स्ट्रेट निकल के कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दे के आ गई है, ये क्या करेगी। और जैसे फाइनेंस का जो बहुत ही एक नेगेटिव स्टीरियोटाइप रहता है कि बड़े रूखे सूखे नेगेटिव रहते हैं, सब चीज़ काटते रहते हैं, लोगों के पेमेंट्स काट देते हैं, कॉन्ट्रैक्टर का बिल कट जाता है, फाइलों पे नेगेटिव रिमार्क्स लिखते हैं। तो वो सारी चीज़ों में आप उस पूरे वातावरण में इन अ वे बहुत पैट्रियार्कल ऑफिस का माहौल था उन दिनों, और उसमें अपने आप को साबित करना कि हम 5:30 बजे नहीं चले जाएंगे, हम टूर पे भेजा जाएगा तो हम जाएंगे, ये सब के साथ लड़ाई लड़ते देन सडनली आप ऑफिस के माहौल में जेंडरलेस हो जाते हैं। यू बिकम सो कंफर्टेबल इन योर बॉडी एंड स्किन कि आपको लगता है कि फ़र्क नहीं पड़ता, अब कोई भी आ रहा है आई कैन हैंडल। तो जो मैं 10 साल 15 साल पहले नहीं कर सकती थी, अब हैंडल कर सकती हूँ। और इसके साथ जो इम्पॉर्टेंट एक चीज़ मैंने सीखी, और जो मैं अपने टीम में जो जितनी औरतें हैं, लड़कियां हैं, उनको मैं बार बार कहती हूँ कि बी काइंड टू योरसेल्फ, आप उदार रहिए अपने प्रति, तभी आप दूसरों के प्रति उदार हो पाइएगा। और उदार होने का मतलब ये कि आप सुपर वुमन नहीं हैं, यू डोंट हैव टू प्रूव एवरीवेयर। आप ऑफिस में अच्छा काम करिए, विथ लॉट ऑफ डेडिकेशन काम करिए, घर में आपकी जिम्मेदारी है, लेकिन वो आपके स्पाउस और पार्टनर की भी जिम्मेदारी है, और अगर आपके बच्चे थोड़े बड़े हो गए हैं तो उनकी भी जिम्मेदारी है। और सारी चीज़ों का बोझ आप अपने माथे पर मत ले लीजिए। जब जितना आप इससे फ्री होइएगा उतना आप कंफर्टेबल होइएगा, और उतना आप अन्य चीज़ों में भी आराम से चीज़ों को करिएगा, चाहे वो प्रोफेशनल कॉरपोरेट वर्ल्ड है या घर है या समाज में आसपास हम लोग जो देख रहे हैं। और इसको फिर मैं अगर साहित्य से जोड़ूं तो ये सब जितने अनुभव हम लोग लेके आते रहते हैं हर दिन का, छोटा छोटा बड़ा, यू नो सो मेनी इंसिडेंट्स दैट वी फेस एवरी सिंगल डे, जिसमें आपको लगता है कि हरासमेंट है या फ्लर्टेशन है या प्रोवोकेशन है, सच अ थिन लाइन बिटवीन ऑल दीज, और उसको आप हैंडल करना सीखते हैं, और जो अनुभव आता है फिर उसको आप लिखते हैं, अपने साहित्य में लेके आते हैं, अपने स्त्री किरदारों को उसी अनुभव से ढालते हैं। प्रतीक्षा जी, आपने बहुत आवाज़ आ रही नहीं आ रही। शुक्रिया प्रतीक्षा जी, आपने बहुत साफ़गोई से जवाब दिया, और आपके जवाब के साथ साथ मुझे प्रभा खेतान का उपन्यास छिन्नमस्ता याद आ गया, जिसमें नरेंद्र प्रिया को झटकते हुए ये कहता है कि तुम कौन सा बहुत मासूम हो,
अपनी धूर्तता के बल पर ही तो तुमने ये पूरा कारोबार जमाया है। तो जब जैसे जैसे आप सफलता की सीढ़ियाँ चढ़ती हैं, हम देखते हैं कि हमारा जो बेस्ट बडी है वही हमारे विरुद्ध खड़ा हुआ दिखता है। आप अपनी कहानियों में इन विषयों को कैसे डील करते हैं? मेरी कहानी में जो स्त्री किरदार है वो शायद बहुत हद तक मेरी तरह है कि वो फेमिनिस्ट हैं और ह्यूमनिस्ट हैं। वो बहुत क्रांति करने के लिए सड़क पे झंडा लेके नहीं उतरती और बहुत संजीदगी से और बहुत गंभीरता से अपना स्पेस क्रिएट करती हैं। और मुझे लगता है कि जब हम अपना स्पेस क्रिएट कर रहे हैं कहीं पर भी, घर में या दफ्तर में, वो स्पेस अगर आप अपने आप को इज़्ज़त नहीं देते तो कोई दूसरा आकर आपको इज़्ज़त नहीं देता, प्रोफेशनल हो या पर्सनल हो। घर में भी अगर आप, ऑफिस अगर आपके लिए इम्पोर्टेंट है तो घर में लोगों को समझना चाहिए कि ये आपका जैसे एक नॉर्मल स्टीरियोटाइप है ना कि औरतें तो कर रही हैं टाइम पास में काम, तैयार होके चली जाती हैं, मज़े से घूम के चली आती हैं, उनके काम को जो संजीदगी मिलनी चाहिए वो नहीं मिलती। और कई बार मैं नहीं कहती कि हम रिस्पॉन्सिबल हैं इसके लिए, लेकिन कई बार अपने आसपास के माइंडसेट को तोड़ना, स्टीरियोटाइप को तोड़ना बड़ा ज़रूरी होता है। तो वो स्टीरियोटाइप जब टूटता है तो पहला तोड़ने का काम आपको अपने साथ करना होता है। आप अपनी चीज़ों को, अपनी कंडीशनिंग को अनलर्न करते हैं, तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट वो करते हैं। उसके बाद आप अपने घर में उसको करते हैं। आपका स्पाउस, आपके बच्चे आपके काम को वो प्रोफेशनल रेस्पेक्ट देते हैं कि नहीं, आप अगर लिख रहे हैं तो आपकी लिखाई को वो स्पेस मिलता है कि नहीं, और उसके बाद फिर आप बाहर अपने दोस्तों में, अपने समाज में जाते हैं। तो ये जो किरदार मेरे हैं वो इसी तरह के किरदार हैं। आप देखिएगा किसी भी कहानी में या उपन्यास में वो इस तरह से बिल्कुल लड़ाई नहीं कर रहे, लेकिन वो बहुत शांति से अपना एक स्पेस अपने लिए क्रिएट कर रहे हैं। तो जैसे वो बारिशगर हो, या एक कहानी मुझे तुरंत अभी अपनी ही याद आ रही है, फुलवरिया मिसराइन, ये सब गांव की औरतें हैं। बारिशगर में थोड़ी मॉडर्न औरतें हैं। पारा पारा जो मेरा नया उपन्यास है उसमें तो बिल्कुल इसी पर कहानी है कि एक मॉडर्न औरत अपने रिलेशनशिप्स को लेकर कितनी ओपन है और कितने दुविधा से अपने आप को मुक्त कर पा रही है, और कैसे वो अपने आप को अपने पुरखे स्त्रियों के बरक्स देख रही है कि कितना समय बदला है और कितना बिल्कुल भी नहीं बदला है। दूसरे सवाल के लिए मनीषा जी के पास आते हो। केयर ऑफ स्वात घाटी से लेके ऑर्किड तक मनीषा जी की नायिकाएं बहुत बदली हैं। मनीषा जी, ये जो कंडीशनिंग की बात प्रतीक्षा जी कर रही थी कि हमें सबसे पहले अपनी कंडीशनिंग को अनलर्न करना होता है, आपकी नायिका वहाँ तक पहुँच गई है कि वो कहती है कि बच्ची तुम्हारी नहीं है और वो चली जाती है। क्या वास्तव में हमारे आसपास की नायिकाएं इतनी बोल्ड हो पाई हैं, या हमारे आसपास की स्त्रियाँ? मुझे लगता है हाँ, और मैं ये श्रेय पूरा का पूरा साहित्य को नहीं दूंगी, क्योंकि समाज बदल रहा है, उसके साथ साहित्य बदल रहा है। और यकीनन जो तुमने कहा कि केयर ऑफ स्वात घाटी से लेकर आगे ऑर्किड तक मेरी नायिकाओं ने अपने आप को बदला है, तो मुझे लगता है कि हमारे जो बरक्स एक समय था वो धीरे धीरे बदल रहा है। कि मैं अपने आसपास देखती हूँ कि लोग एब्यूसिव मैरिज से निकल रहे हैं, लोग सिंगल मदर्स हैं और उसके साथ में उस कंडीशनिंग से अपना पीछा छुड़ा रहे हैं। लेकिन फिर भी जिस तरह से ये बात शुरू हुई थी तो मैं ये सोच के आई थी कि मैं अपनी परंपरा की बात भी करूँगी, कि जहाँ पर गार्गी याज्ञवल्क्य से सवाल करती थी और जहाँ मीरा कहती थी कि राणा जी मारो काई कर लेसी, लेकिन इन दोनों के बीच में एक और समय था, मध्य युग था, और एक ये जो मध्ययुगीन मानसिकता थी वो बहुत समय तक चलती आई थी। और ये जो परिवार को लेकर जो स्त्री की एक त्रिशंकुपन है, उसकी प्रज्ञा उसे आसमान की तरफ उड़ाए लिए जाती है, और वहीं परिवार को लेकर उसका मोह परंपरा की जड़ों से जकड़ता जाता है। तो मुझे लगता है कि एक समय था संक्रमण का जिससे हम धीरे धीरे आज़ाद हुए हैं। परिवार को अब हम उतनी तवज्जो नहीं दे रहे हैं। हम अपने आसपास क्या, बल्कि मैं ये नहीं कहूँगी कि मॉडर्न अर्बन समाज में ये बदलाव हो रहे हैं। मैं गाँव में भी देख रही हूँ लड़कियाँ ज़िद करके अपने ससुराल से घर चली आती हैं,
ज़िद करके अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाती है। मैं बल्कि उस स्तर पे भी आऊँगी जहाँ हमारी घरेलू सहायिकाएँ, उनके स्वर में भी मैं एक बदलाव देखती हूँ। मैं ये देखती हूँ कि वो कह रहे हैं कि सबसे पहले हमें ना जेब से आज़ाद होना है, एक आर्थिक आज़ादी की बात करते हैं वो लोग, तो इसलिए घर से निकल के आते हैं। मैं अपनी मेड सर्वेंट की बात करूं तो वो कहती थी कि पहले मैं जब घर से निकल के आती थी काम करने गांव से, तो मुझे कहा जाता था ये तो किसी गड़बड़ काम को करने जाती है। लेकिन अब वो समय आ गया जब मैं ये परवाह ही नहीं करती हूँ, और अब मुझे देख के, क्योंकि वो सबसे पहले निकली थी, अब मुझे देखकर और भी औरतें काम करने के लिए निकलने लगी हैं। तो मुझे लगता है कि ये पूरी की पूरी एक कंडीशनिंग उसमें धीरे धीरे एक टूट फूट हुई है। कहीं ना कहीं अंदर छोटी छोटी छैनियाँ और हथौड़ियाँ चली हैं जिनके चलते ये जड़ता धीरे धीरे समाप्त हो रही है, और निश्चय ही वहाँ समाप्त होगी तो कहानियों में होगी, और कहानियों में समाप्त होगी तो समाज में भी समाप्त होगी। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। चर्चा घरेलू सहायिकाओं तक आ गया है, तो कम से कम लोग ये आरोप नहीं लगाएंगे कि स्त्री विमर्श किन्हीं धनाढ्य महिलाओं का शगल है, किन्हीं पढ़ी लिखी महानगरों वाली महिलाओं का शगल है। और हमें शायद कहानियों और कविताओं ने इतना आज़ाद नहीं किया जितना होम अप्लायंसेस और हमारी घरेलू सहायिकाओं ने किया, जिन्होंने हमें भार मुक्त किया और हम बाहर निकलकर काम कर पा रहे हैं। कविता, आपकी तरफ आऊँगी। छूटा कोई नहीं है, सबकी तरफ फिर आएंगे और संवाद करेंगे। कविता, आर्थिक आज़ादी और प्रेम की आज़ादी, आप किसको सबसे ज़्यादा प्राथमिकता देते हैं? बिना किसी शक शुबा के आर्थिक आज़ादी को, वो ज़रूरी है स्त्रियों के लिए, क्योंकि वो अपना निर्णय ले सके, अपने ज़िंदगी में ऐसा जीवन चुन सके जो उनके मन का हो, जो करना चाहती हूँ। बस, और इतना ही कहना चाहूँगी। शुक्रिया कविता। अल्पना जी एकेडमिक्स में हैं, और लड़कियां जब नंबर आजकल लाती हैं तो हम लोगों के होश उड़ जाते हैं कि भाई ये क्या ऐसा पढ़ लेती हैं कि 99 से पहले रुकती ही नहीं है। लेकिन इसके बावजूद कॉरपोरेट में 17%, पॉलिटिक्स में 5 से 7%, शिक्षा को छोड़ के आप कोई भी दूसरा क्षेत्र उठाइए, उसमें स्त्रियां अभी भी उंगलियों पे गिनी जा रही हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कॉलेज और यूनिवर्सिटी वो अंतिम जगह है जहाँ पर लड़कियाँ बहुतायत में दिखती हैं। मेरा सवाल अल्पना जी से यही है, ऐसा क्या घटता है कि वो उसके बाद गायब हो जाती हैं? पहले की अपेक्षा अब कम गायब होती हैं। पहले अनुपात बहुत ज़्यादा था और बड़ा चिंताजनक भी था, क्योंकि हाई स्कूल के बाद ही एक लिस्ट आती थी कि अब जो है उसके आगे इतने % ड्रॉप आउट हो, मतलब करीब 80%, 70% चले जाते थे। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब ये संख्या बढ़ी है, बल्कि ये जागरूकता भी बढ़ी है। इसको हम बहुत तरह से देख सकते हैं। जो नया हमारा समय है बनता हुआ, जो टेक्नोलॉजी नई आई है, जैसे जिस समय ऑनलाइन क्लासेज हो रही थी कोविड के समय, उस समय भी लड़कियां जुड़ी होती थी, और बड़ा मुझे अच्छा लगता था जब लड़कियां कहती थी पीछे, क्योंकि पीछे से अब परंपरागत जो माइंड सेट है वो तो बना ही हुआ है, और वो ये मानता नहीं कि एक लड़की की क्लास अटेंड कर रही है, तो वो पीछे से आवाज़ें आती हैं, खटर पटर खाना बन रहा है और ये चिल्ल पो, तो वो लड़की डांट कर कहती है कि बंद करिए मेरी क्लास चल रही है। तो ये एक सकारात्मक परिवर्तन जो है वो आया है, और ये ज़रूर हुआ है कि टेक्नोलॉजी का दूसरा भी एक पक्ष है, जो एक तरफ तो उसने बहुत सारी सुविधाएं दी हैं, निश्चित रूप से दी हैं, दूरियां कम की हैं, जगह बनाई है, स्पेस दिया है, लेकिन दूसरी तरफ जो एकाग्रता को खंडित किया है, बहुत तरह की गलत, बहुत तरह के हिंसा के उपकरण उपलब्ध कराए हैं, बहुत सारी ऐसी साइट्स हैं जहाँ पोर्न है, ये है वो, बहुत तरह के हिंसक गतिविधियां हैं, लिंचिंग है, मॉम लिंचिंग के लिए वो एक तरह से, तो इस तरह की भी तमाम सारी चीज़ें दिया है। पर उसको अगर हम छोड़ दें और उसको हम अगर उससे सावधान हो जाएं, उससे बचें, तो लड़कियां अब बहुत पढ़ने की इच्छुक हैं, बल्कि
बल्कि लड़कियां ऐसे छोटे छोटे कोर्स भी करने लगी हैं जो नौकरी ओरिएंटेड हैं। और ये भी कहने लग, बहुत जल्दी, बहुत कम उम्र में कहने लग गई हैं कि हम इंडिपेंडेंट होना चाहते हैं, हम कुछ अर्न नहीं कर रहे हैं अभी तक। तो इस तरह की चेतना का आना हमें बहुत सुकून देता है। और समाज में ये परिवर्तन सिर्फ किसी नए आधुनिक उपकरणों के आने से ही नहीं हुआ है, बल्कि इसका एक बहुत बड़ा कारण वो किताबें हैं जिनसे हम गुजरते हैं, वो विचार हैं जिनसे टकराते हैं। तो वो बहुत सारी चीज़ें हैं, वो कहानियाँ हैं। हमने तो कभी कहानियाँ पढ़कर ही हम कहते थे कि हमारी एक खिड़की खुल गई, हमें अभी बहुत झटका लगा इस कहानी को पढ़ करके, और उससे कुछ सचेत हो जाते थे। तो साहित्य एक चुपचाप वाली बड़ी अपनी प्रखर भूमिका जरूर निभाता है। और बहुत सारे ऐसे मेरे अनुभव हैं जिसमें लड़कियों ने ऐसे ऐसे क्वेश्चन किए हैं कहानियों को पढ़ पढ़ करके कि ऐसा क्यों किया। जैसे एक कहानी मेरी इस जहाँ में हम, उसमें अब क्या है कि वो समय नहीं रहा कि आप तलवार निकाल कर रोज़ अपने साथी से लड़ें। देखिए लड़कियाँ कितनी समझदार हो गई हैं। तो लड़कियों ने तरीका बदल लिया है। उन्होंने कहा कि अरे ये तो ना, जब स्कूटी खरीदी थी तब भी बहुत नाराज़ हुए थे, बहुत हल्ला मचाया था, फिर मान गए थे। अब की बार मोबाइल ख़रीद लिया है तो फिर कुछ दिन तक नाराज़ होंगे, हल्ला मचाएंगे, फिर मान जाएंगे। तो ऐसे ही, और अब वॉशिंग मशीन भी उसको ख़रीदना ही है क्योंकि ये चीज़ें चाहिए उसे अपने काम को और बेहतर तरीके से, अपनी ज़िम्मेदारियों को और बेहतर तरीके से करने के लिए चाहिए ही। तो जो नया और पुराना है उन दोनों को मिलाकर एक जो हमारा समय बन रहा, उन दोनों से टकराते हुए मैंने बचपन से यही पढ़ा कि परंपरा गतिशील होती है। तो जो परंपरा गतिशील है वो नए को अपने साथ मिलाकर अपने को अगर नवीन करती चलती है तो वो ज़्यादा बेहतर होती है और ज़्यादा स्वीकार योग्य होती है। अन्यथा तो वो ठस है, रूढ़ी है और उसको लेकर साथ चलने की ज़रूरत नहीं है। बहुत शुक्रिया। परंपरा बदलती रहती है, तो बदलते हुए मैं गीताश्री जी की तरफ आती हूँ। कविता से मैंने पूछा था आर्थिक आज़ादी या प्रेम की आज़ादी, मैं आपके पास आती हूँ प्रेम आज़ादी या यौनिकता से आज़ादी। आप कहाँ खुद को खड़ा पाती हैं? प्रार्थना के बाहर की नायिका, गुरिल्ला प्यार की नायिका, उसके बाद हम मत्स्यगंधा तक आते हैं। तो वो जो एक रात नहीं ठहर पा रही थी गुरिल्ला प्यार की नायिका, मत्स्यगंधा तक आते आते न केवल महीनों इंतज़ार करती है बल्कि 5-6 किलो बेसन लेके अपनी आर्थिक आत्मनिर्भरता भी खोज लेती है। तो जनाब ये हृदय परिवर्तन हुआ या देश परदेश का फर्क था? इस फ़र्क को कैसे नोटिस किया योगिता, उसके पीछे मेरे 10 सालों की यात्रा है। लेकिन जिस पारंपरिक ढांचे में स्त्री अनेक रसायनों के साथ तैयार की जाती है, उससे एक रात न रुकने की जो मैंने कोशिश की थी, उसको लेकर मेरी इतनी निंदा हुई कि मुझे लगा कि मुझे थोड़ा धार्मिक सद्भावना और उसकी तरफ बढ़ना चाहिए। तो मैंने किसी दबाव में नहीं, मैंने सात्विक परंपरा का निर्वहन करते हुए मैंने नायिका को 1 साल का इंतज़ार करा दिया। अब देखिए सवाल यहाँ भी है, जबकि मैं मानती हूँ कि परंपरा सर्वथा निंदनीय विषय है जिसको कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, इसलिए कि वही परंपरा स्त्री को घर में कपड़े पहनाकर उसको पारंपरिक दायित्वों से बांधकर मारती है। लेकिन परंपरा की निंदा करते हुए इतना खुश होने की ज़रूरत नहीं है कि आधुनिकता ने स्त्री को बहुत आज़ाद किया है। स्त्री दोनों जगह मरती है। परंपरा उसको घर में मारती है कपड़े पहनाकर, आधुनिकता उसको बाजार में मारती है कपड़े उतारकर। और ये कपड़े उतारना स्त्री की अपनी मर्जी का नहीं है, स्त्री का अपना चयन नहीं है। बाजार की अपनी शर्तें होती हैं, बाजार के अपने नियम,
बाजार उनके कपड़े अपनी शर्तों पे उतारता है और स्त्री को एक देह में रिड्यूस कर देता है। तो जो मेरी कहानियों का सफ़र आप देखेंगी, आपने तो कुछ नोटिस नहीं किया, मैंने तो बहुत मज़े मज़े में आलोचना को लिया कि जब जब आलोचना में जिस जिस पे उंगली उठाई गई, मैंने उस तरह से उस धारा को मोड़ा है। एक नदी की तरह यात्रा करनी चाहिए ना, कभी चट्टानों से टकराओ, कभी छोटे छोटे पत्थरों को साथ लेकर चलो। लेकिन परंपरा में सब कुछ, कालिदास का एक कथन है बड़ा पॉपुलर, कि सब कुछ पुराना बुरा नहीं है और नया सब कुछ अच्छा नहीं है। आधुनिकता से ज़्यादा बात हमें करनी चाहिए उत्तर आधुनिकता पर, और यहाँ पर उस पर बात जरूर होनी चाहिए। मैं अल्पना जी की इस बात से बहुत सहमत हुई कि परंपरा गतिशील होती है और अपने साथ लेकर चलती है तो ठीक है, अगर नहीं चलती है तो उस परंपरा को कूड़े के ढेर पर फेंक देना चाहिए, क्योंकि परंपरा ने स्त्रियों को बांधा है, उसको उसके कंधे पर बेताल की तरह घर को लादा है, उसको कोख और किचन देकर हमेशा के लिए गुलाम बना दिया है स्त्रियों को। इसलिए उस परंपरा को जो स्त्री के लिए ब्रीदिंग स्पेस नहीं देती हो, उस परंपरा से दूरी बहुत ज़रूरी है। लेकिन पोस्ट मॉडर्निज्म की लड़कियां फिर बार बार भागकर उधर ही जा रही हैं। माफ़ करिएगा, मैं लगातार देख रही हूँ कि आधुनिकता के बाद बात होनी चाहिए पोस्ट मॉडर्निज्म पे, लेकिन जो नई पीढ़ी की लड़कियाँ हैं या जो हमारी कहानियों की नायिकाएँ हैं, वो बार बार भागती हैं परंपरा की तरह, जैसे परंपरा कोई एक स्मृति हो, एक पवित्र चीज़ हो जिसका बचाए जाना बहुत ज़रूरी है। तो परंपरा और स्मृति को जोड़कर जिसको पवित्र शय की तरह बचाने की जो आकांक्षा है नई पीढ़ी में और नई कहानियों में, मुझे इसीलिए ज़्यादातर कहानियों में विद्रोह करती नायिकाएं नाटक करती हुई ज़्यादा लगती हैं, विद्रोह करती हुई कम। मैंने अपनी कहानियों में मत्स्यगंधा में इसी नाटक से बचने के लिए उसको साल भर का इंतज़ार करा दिया, क्योंकि एक रात इंतज़ार न करना अगर गुनाह है तो साल भर का इंतज़ार करना शायद कुछ लोगों की आत्मा को बहुत अच्छा लगा होगा। मैंने साल भर का इंतज़ार करा दिया। अब आप आगे कहेंगी तो मैं 12 साल का इंतज़ार भी कराने को तैयार हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया। मुझे सारा आकाश की प्रभा याद आ गई भाई, उसको भी राजन जी ने बहुत इंतज़ार कराया था। और परंपरा में तो वो स्वर्ण मुद्राओं का कलश लिए बैठी एक लक्ष्मी थी। हम लोग बचपन में सोचते थे शायद किसी तिजोरी की मालकिन है या किसी फाइनेंस की मंत्री है वो। बाद में हमको पता चला कि भाई ये तो घर की भी कोई लक्ष्मी होती है जो सारा दिन झाड़ू कटका पोछा बर्तन करती रहती है। साहित्य में आकर हमने जाना कि लक्ष्मी तो बेडरूम में कैद है और उसकी यौन मुक्ति अपरिहार्य है। तो अब मैं नासिरा जी की तरफ आती हूँ। यौन मुक्ति से आगे बढ़कर जो पोस्ट मॉडर्निज़्म अभी आपने कहा, पोस्ट मॉडर्निज़्म में अगर मैं ईरान जाती हूँ, ईरान पर हेयर फॉर फ्रीडम एक आंदोलन चल रहा है। इधर हमारे यहाँ हिजाब को लेके बहुत बात होती है। नासिरा जी, आप स्वयं को कहाँ खड़ा पाते हैं इन सारे मुद्दों में? देखिए, मेरी जो सोच है वो ये है कि परंपरा अगर जड़ता की तरफ जाती है तो उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन वो परंपरा जो आपको आगे बढ़ाती है और आधुनिकता से जोड़ती है और आप उस परंपरा में कुछ नया जोड़ते हैं, जैसे कि हमारे दो साथियों ने कहा, तो वो चीज़ अपनी जगह ठीक है। ईरान का ये मसला है और अफ़गानिस्तान का भी कि ईरान में शाह के दौर में तो मिनी स्कर्ट पहनी जाती थी, उसके बाद इनकलाब आया और कम्युनिस्टों के हाथों से वो पहुंच गया मौलानाओं के हाथ, क्योंकि जो अंकुश था 100 साल का, उसमें कम्युनिस्ट अपनी लड़ाई खुल के नहीं लड़ सके और जनता से नहीं जुड़ सके। जनता से कौन जुड़ा? मौलवी। और ईरान की जो दशा है वो बहुत कुछ कई देशों से इस वक्त मिल रही है। तो जो वहाँ हंगामा हुआ है उसमें यह है कि जब कोई नेता सख्त मिजाज का आता है
तो सख्तियाँ बढ़ जाती हैं वरना मुलायम रहती हैं। इस वक्त जो हालात थे उसमें जो आदमी इसका ज़िम्मेदार है कल्चर का, वो बहुत सख्त मिजाज के हैं और उन्होंने ये हंगामा होता भी ना, क्योंकि इससे पहले बहुत सारे लोग इस तरह से जुल्म के शिकार हुए हैं कि उन्होंने ऐसे लिबास क्यों पहना और ऐसे क्यों चले। लेकिन इस दफ़ा हुआ ये कि जिस हॉस्पिटल में वो लड़की गई थी वहाँ पहले से एक जर्नलिस्ट बीमार था और उसको सारा वाक़या पता चल गया और उसने उसको पेपर में दे दिया और उससे एक हंगामा हुआ। गलती पुलिस की ये थी कि उसने जब लड़की बेहोश होकर गिरी थी उनके मुक्के से, तो उनको फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचाना था। वो हॉस्पिटल उनको नहीं पहुंचाया गया और उनकी डेथ हो गई। अब देखिए, हम इस चीज़ को यहीं छोड़ते हैं और आगे बढ़ते हैं। ये जो अपने को छुपाने का था, अगर आपको याद हो तो हमने आज़ादी की लड़ाई में कांग्रेसियों ने खद्दर का इस्तेमाल किया और अपनी सारे जो विलायती कपड़े थे उसकी होली जलाई, ठीक है। उसी तरह से ईरान में जब ये हुआ तो अपनी पहचान बनाने के लिए उन्होंने एक लिबास को किया कि ये हमारा लिबास है, मिनी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये भी बताती चलूँ कि जिस वक्त मिनी स्कर्ट पहलवी बादशाह ने शुरू किया था या पर्दा हटाओ किया था तो बहुत रोना पीटना मारपीट हुई थी। उसी तरह जब बुर्का आया तो भी यही हुआ। खुद औरतें औरतों के मुंह पे तेज़ाब फेंकती थीं, चाकू जनी करती थीं। ऐसा नहीं कि औरतों का कंट्रीब्यूशन पीछे है, क्योंकि औरतें अपनी तरह से अपनी सोच में जागरूक हो रही हैं। ईरानी औरतों ने तय कर लिया कि अब हमें बुर्क़े के साथ रहना, हम इनसे भिड़ नहीं सकते, क्योंकि मुजाहिदीन चले गए और कम्युनिस्ट चले गए तो हम क्या चीज़ हैं। तो उन्होंने बुर्क़े में रह के पढ़ाई भी की और दुनिया के बड़े बड़े पुरस्कार भी लिए, तैराकी भी की और फोटोग्राफी भी की, क्या नहीं किया। तो ये बात पर्दे के एडजस्टमेंट की तो हो गई थी, लेकिन यहाँ पे हद आगे बढ़ रही थी कि आप किसी के ऊपर भी इल्ज़ाम देके उसको उठा लेंगे। तो वैसे भी मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ और कहीं पे भी इस्लाम में न मुँह ढकना है, मुँह इंसान की पहचान होती है। और हमारे यहाँ हिंदुस्तानी बुर्का जो पहना जाता था उसमें नकाब उड़ता था और हम चांद से चेहरे देख लेते थे और सुकून हो जाता था कि अंदर औरत है। अब आप अपना सर, अपना मुंह, उस पे चश्मा नीचे तक, तो मेरे ख्याल से कि ये जो इतना तमाम हंगामा मचा है कि लोग यहाँ मर रहे हैं, वहाँ हमला हो रहा है, उसमें आप अनकंफर्टेबल महसूस करते हैं। और मैं तो बहुत अनकंफर्टेबल महसूस करती हूँ अगर कोई ऊपर से नीचे ढक के आए। अगर वो औरत सेहतमंद है तो एहसास होता भाई मर्द अंदर है, औरत है, क्या है। लेकिन दो तरह की लड़ाई चल रही है, वो हिंदुस्तान में भी चढ़ी थी, गर्म दल और नरम दल। वैसे ही पूरे उसमें गर्म दल और नरम दल। एक मौलवी अपने पावर को लेने के लिए कहता नहीं इस्लाम में ये है, इस्लाम में कहीं ये नहीं है। हिजाब जो है वो बदन को छुपाना और तमीज़ से रहना। ईरान में भी लड़कियां बड़ी खूबसूरती से स्कार्फ बांधती हैं और अपने बदन को ढक के रखती हैं और सब तरह के कपड़े फैशनेबल पहनती हैं। और जो औरतें हिज़्बुल्लाही से या किसी तरह से वो ऊपर से नीचे। अब ये है कि आप फैशन की दुनिया में जाइए तो बुटीक देख के आप और हम भी एक लिबास ख़रीदे बग़ैर नहीं रह सकते, क्योंकि इतने हसीन बनते हैं वो। और अगर आप दुबई जाइए तो दुबई में जो चाल है लड़कियों की वो इतनी रिदमिक है, लेकिन उसके पीछे का भी एक सच है। औरत पे जादू होता है और माँ के नाम से जादू होता है। उस वक्त वहाँ जादू बहुत था उस इलाके में, मैं ठीक दुबई को नहीं कह रही हूँ। तो उन लोगों ने जो रेखाएं बनती हैं जादू को, उसको मिटाने के लिए एक लुथड़ता हुआ कपड़ा चलता है ताकि वो चीज़ वो हो जाए।
अब हम जो कुछ बाहर हो रहा है उसकी नकल करेंगे तो वो मुझे मंजूर नहीं है। और मेरी कोई भी कहानी अपने वक्त की परंपराओं को तोड़ती हुई है और मेरे सारी कहानियाँ और नॉवेल जो हैं वो परंपरागत जड़ता में डूबे हुए समाज की हैं। क्योंकि मैं आधुनिक घर से थी, मुझे आधुनिकता की तलाश नहीं थी, हम लोग वक्त के साथ चलने वाले पढ़े लिखे लोग थे, तो मेरी नज़र पूरे वक्त जड़ता ही की तरफ रही और जड़ता ही के पत्थर को मैं तोड़ती रही हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जैसे परंपरा और आधुनिकता की सबकी अपनी अपनी डेफिनेशंस हैं, उसी तरह मुझे ऐसा लगता है कि जड़ता की भी हमारा अपना अपना देखने का नज़रिया है। हम सर से पाँव तक खुद को ढक के चलते हैं या गो ब्रालेस या ड्रॉप योर दुपट्टा भी हमारे अधिकार है। मनीषा जी, आपकी तरफ आती हूँ। आपकी नायिकाएं आधुनिक हैं, आप आधुनिक समाज बहुत जगह आप देश भर में घूमे हैं। आप इस तरह की आज़ादी के बारे में क्या सोचती हैं, कैसे डील करती हैं? ड्रेसिंग दरअसल आज़ादी हम सभी जानते हैं कि हर किस्म की आज़ादी अपनी एक कीमत मांगती है। अगर हम अपनी आर्थिक तौर पे आज़ाद होना चाहते हैं तो हमें घर छोड़ना होगा। तो कहीं ना कहीं हर किस्म की आज़ादी एक कीमत मांगती है और हम अगर उस आज़ादी के लिए इतनी शिद्दत से चाह रखते हैं तो हम वो कीमत देने के लिए खुशी खुशी तैयार हो जाते हैं। और जैसा कि योगिता ने कहा कि कपड़ों की आज़ादी, यानी मनचाहे कपड़े पहनने की आज़ादी, जिस तरह से भारत में और ईरान में दो बातें हो रही हैं, अभी वो संदर्भ आ ही रहा है, तो मुझे लगता है कि नकाब पहनने का और उतारने का दोनों का निर्णय स्त्री का होना चाहिए। इसी तरह अगर मैं बात करूं जीन्स की या क्रॉप टॉप्स की या बिल्कुल ही मिनिमल कपड़ों की, तो मेरे को लगता है कि वो भी आज़ादी स्त्री के अपने निर्णय के साथ होनी चाहिए। मगर अगर वहाँ बाज़ार आता है या कोई और असुरक्षा की बात आती है कि भाई आप, जैसे हमेशा हम ये सोचते हैं कि आपको कपड़े माहौल के हिसाब से पहनने चाहिए, तो मुझे कई बार लगता है कि कई बार जहाँ असुरक्षित स्थितियाँ हों तो हम वहाँ आज़ादी की कीमत एक रेप या ईव टीजिंग के साथ नहीं देना चाहेंगे। तो मुझे लगता है कि हमें कपड़े पहनने का निर्णय तो हो, लेकिन एक विवेक हमेशा वहाँ काम करता रहे। हम किसी मजदूर मिल में बिकनी पहन के नहीं जा सकते, लेकिन वहीं पर अगर आप समुद्र तट पे हैं और सारे आज़ाद किस्म के लोग हैं तो वहाँ आप पहन सकते हैं। लेकिन केवल बात यही नहीं रुकती, हमें इसके लिए एक समूचे समाज को, पुरुषों की मानसिकता को बदलना पड़ेगा स्त्री की देह के प्रति, कि वो एक हवा नहीं है। जैसे कि मैं यूरोप भी रही हूँ, वहाँ आराम से लड़कियाँ क्लीवेज दिखाती हैं तो वहाँ लड़कों का ध्यान ही नहीं जाता क्लीवेज की तरफ, लेकिन हमारे यहाँ लड़कियों तक का ध्यान क्लीवेज की तरफ चला जाता है। मुझे याद है एक बार मैं मेट्रो में सफ़र कर रही थी और मुझे अपना सामान ऊपर से उतारना था, तो जीन्स की टी शर्ट मेरी थोड़ी सी ऊपर हो गई, तो वहाँ पर साड़ी वाली एक महिला ने तुरंत मेरी टी शर्ट नीचे कर दी। तो मुझे लगता है कि ये जो मानसिकता है इसको बदलना होगा, क्योंकि कपड़े देह नहीं छुपाते हैं, कपड़े देह को परिभाषित नहीं करते, दरअसल आपकी सोच देह को परिभाषित करती है। तो मुझे लगता है कि देह का इतना बड़ा जो हवा है वो अब ख़त्म होना चाहिए स्त्री और पुरुषों दोनों के बीच में। बिल्कुल, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि कम से कम ये देह का हवा तो ख़त्म हो ही जाना चाहिए, मगर संदेह का हवा ख़त्म नहीं होता। देह का अगर डाइल्यूट कर भी दिया जाए, जहाँ लक्ष्मी कैद है, कहानी की अंतिम लाइन है, राजेंद्र जी लिखते हैं या नरेटर लिखते हैं, क्या इसकी पुकार सुनने वाला मैं पहला ही व्यक्ति हूँ या ये पुकार और 2-4 बार सुनकर अनसुनी की जा चुकी है। ये संदेह है। गीताश्री जी के पास आते हो, सवाल कि यौन आज़ादी, ड्रेसिंग की आज़ादी, इसके बावजूद आपका जो बेस्ट बडी संदेह से भरा हुआ है, छिन्न मस्ता का नरेंद्र ही समझ लीजिए
कि संदेह सब जगह है, आप दिल में नहीं है बस। भारतीय स्त्रियों की छवि दो नामों में, दो प्रतीकों में बांटी गई जब हम बड़े हो रहे थे, सीता और गीता। सीता पूरे कपड़ों वाली और गीता ऊपर आओ नीचे आओ बेटी, ऊपर आओ मोटी, वो जो पंखे पे लटक जाने वाली गीता। दो छवियां थी भारतीय स्त्रियों की। कपड़ा ड्रेस तभी आप देखिए कि उसको सीता साड़ी पहनती है पूरे टाइम, वो छोटे छोटे लहंगे और वो पहनती है। ये जो देह की जो हवा ख़त्म करने की बात कही मनीषा ने, देह ही तो टैबू है, देह ही तो वह वर्जित प्रदेश है जिस पर न कोई बात करना चाहता है। अगर स्त्रियां बात करना चाहती हैं या खुद को उससे मुक्त करती हैं, सजना है मुझे सजना के लिए, इसको हटा के और वो अपने लिए कि मैं शीला की जवानी टाइप की हाथ किसी के ना आनी, और वो अपने लिए जब सजने लगती है तो भी उसे उसी तरह का प्रेशर झेलना पड़ता है। जो संदेह है वो स्त्री के ऊपर कभी ख़त्म नहीं होता, क्योंकि स्त्री की देह को लेकर ही उसके चरित्र पर उंगली उठाते हैं। जब भी स्त्री के चरित्र की बात होती है तो उसकी देह को लेके उसका छोटे कपड़ों से कि आसानी से उपलब्ध स्त्री है, छोटे कपड़े पहनती है आसानी से उपलब्ध है, अगर पूरी ढकी रहती है तो बड़ी संस्कारी है। तो जो संस्कारी है ना, यही परंपरा है जो स्त्री को बार बार नीचा दिखाती है। परंपरा ने स्त्री को नीचा दिखाने का काम किया है और आधुनिकता ने स्त्री को आज़ाद जरूर किया, लेकिन कोई वैकल्पिक रास्ता नहीं दिया कि वो इनसे फाइट कर सके। स्त्री के पास मुद्दे हैं, सवाल है, गुस्सा है, लेकिन विकल्प नहीं है स्त्री के पास। आज स्त्री सिस्टम में रह के स्त्री से टकरा रही है, वो घर में रह के दीवारों पे चोट करती है, लेकिन दीवारों के पार क्या है, उस पार न जाने क्या होगा। स्त्री के सामने विकल्प नहीं, स्त्री के सामने रास्ता नहीं, स्त्री के सामने कोई स्ट्रेटजी नहीं है। तो ये जो पूरा डिस्कोर्स हम लोग करते रहते हैं, वो उससे हम किसी की मानसिकता ही नहीं बदल पाए। स्त्रियां बदल गई, स्त्रियां बदल रही हैं, स्त्रियां बदलना चाहती हैं, अपनी सेक्सुअलिटी पे पहरे हटाना चाहती हैं, अपनी यौनिकता की खोज करना चाहती हैं, अपनी देह पर मालिकाना हक चाहती हैं। लेकिन जब तक इस समाज में विवाह नामक उबाऊ घटिया संस्था रहेगी, तब तक स्त्री के ऊपर, स्त्री की यौनिकता पर, स्त्री के कपड़े पर, स्त्री की मानसिकता पर, स्त्री की सोच पर शोषक का, मालिक का मालिकाना हक रहेगा। जब तक स्वामी हैं तब तक स्त्रियां सामी 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 गाने के लिए मजबूर हैं। सामी 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 पर आती हूँ कि मैं जिससे भी बात करती हूँ तो जवाब ये होता है हमारे शर्मा जी, हमारे गुप्ता जी, हमारे अलाने फलाने तो बहुत अच्छे हैं, बाकी सारी दुनिया ख़राब है। कविता, ये दुनिया कहाँ से आती है, आप जवाब दीजिए। हम ही से आती है, हमारी कंडीशनिंग से आती है। जैसा कि ये समाज है पुरुष प्रधान समाज, उसने हमारे भीतर ठोक पीट के रखा है, ये बातें घुसा रखी है कि नहीं पुरुष जो है, पति जो है वो अच्छा है, दुनिया की सारी स्त्रियां गलत हो सकती है, मेरा पति गलत नहीं हो सकता है। तो, नहीं हाँ बिल्कुल है, बता रही हूँ। अभी मनीषा ने कहा था कि जैसे मैंने देखा है कंडीशनिंग की बात है, वो इसी से आज़ाद हो रहा है, देह से ज़्यादा पहले दिमाग से आज़ाद होने की ज़रूरत है। बता रही जिस मनीषा जी ने कहा कि मेरी बाई है तो उसने कमाकर रास्ता निकाला, उसका पति बेकार था। मेरे यहाँ जितनी कामवारियाँ आती हैं, अधिकतर के पति शराबी होते हैं, पागल होते हैं, वो कमाती भी हैं और उनकी परिचारिका बनी रहती हैं, उनसे मार पीट खाती हैं। 100 बार मैंने कहा निकलो इससे, तो बोलती है मेरा पति है। तो बस वही से निकलने की जरूरत है और हमारे भीतर की जिसकी बात गीता श्री जी कर रही हैं कि ये उबाऊ संस्था है, इससे बाहर आना ज़रूरी है। कोई ज़रूरी नहीं है कि उससे बाहर आया जाए, एक साथी की ज़रूरत सबसे ज़्यादा है, एक पुरुष की ज़रूरत जो दोस्त हो, जो समझे, हमारे मतलब मानसिक स्तर से मैच करता हो। मुक्तिबोध ने कहा है कि मैं विचरण करता हूँ फैंटेसी में कि फैंटेसी एक दिन सच होगी। तो हम स्त्रियाँ उसी फैंटेसी की प्राप्ति के लिए लिख रही हैं, जी रही हैं। धन्यवाद।
मतलब लिखते हुए भी वो फैंटेसी में रहना चाहती हैं, बाहर नहीं आ रही हैं। योगिता, विवाह संस्था के बारे में तो आपने एक सवाल उठाया है, उसका जवाब मैं एक सपना है एक आदर्श स्थिति की प्राप्ति के लिए। अमृता प्रीतम ने कहा था, दुखांत यह नहीं होता कि हम लहौलवान कदमों से हो और हमारे आगे एक लंबा रास्ता हो। दुखांत यह होता है कि हम जहाँ खड़े हों वहाँ से आगे कोई रास्ता नहीं हो, हम एक रास्ते की तलाश में चल रहे हैं। यहाँ जया जादवानी बैठी हैं, वरिष्ठ कथाकार। लखनऊ में कथाक्रम सम्मान के दौरान उन्होंने एक बयान दिया था कि महत्वाकांक्षी स्त्रियों के लिए विवाह एक कब्र खाना है या कब्रिस्तान है, तो दिया था और आप ओन भी कर रही हैं और हमने सुना भी था। मेरा कहने का ये है कि इसमें कंडीशन है, महत्वाकांक्षी स्त्रियां, इसमें सबके लिए नहीं है, तो ये रूल सब पे अप्लाई नहीं होता है कि आप विवाह संस्था के विरुद्ध जाएं। जिसको सुटेबल है वो सुटेबल वाइफ बनकर रहे, सुटेबल बॉय ढूंढे, सुटेबल वाइफ बने। जिनके लिए वो दीवारें जेल हैं, कैद है, जो घुट रही हैं, जो महत्वाकांक्षी स्त्रियां हैं, जो लीग से हटकर कुछ करना चाहती हैं, जो आर्थिक रूप से एम्पावरमेंट चाहती हैं, जिनके कुछ सपने हैं, जिनको डायने हैं जिनके पास, उनके लिए अगर वो कब्रखाना है, कब्रिस्तान है, तो उनको उस ढांचे से बाहर निकलने के बारे में सोचना चाहिए। इसका ये मतलब नहीं कि मैं कोई आंदोलन लेके करी हूँ विवाह तोड़ो आगे चलो। जब मेरे पास कोई विकल्प ही नहीं है विवाह संस्था का, तो मैं ऐसा आंदोलन चला भी नहीं सकती। मैं उन महत्वाकांक्षी स्त्रियों के लिए कह रही हूँ। अब हम जैसे वैवाहिक जीवन में सुखी लोग ऐसी बात कर देते हैं, यही बहुत बड़ी बात है। ये लीजिए। मैं ना सवाल पहले प्रतीक्षा जी से ही करूंगी। महत्वाकांक्षा को बड़ा इन्वर्टेड कॉमा में करके कहा गया, महत्वाकांक्षा कोई गुनाह, कोई अपराध है क्या? नहीं, एक तो मुझे लगता है महत्वाकांक्षा यहाँ जो इस्तेमाल हो रहा है बहुत नेगेटिव कॉनोटेशन में इस्तेमाल हो रहा है। महत्वाकांक्षा क्या है? आप एक जीने की आज़ादी ले रहे हैं, आप अपने चॉइस की आज़ादी ले रहे हैं, जो हम अभी बात कर रहे हैं, कपड़ों की आज़ादी, रहने की आज़ादी, दोस्त चुनने की आज़ादी। तो महत्वाकांक्षा नेगेटिव कैसे होती है? पुरुष के लिए वो पॉजिटिव है, इट इज़ अ गुड क्वालिटी कि अगर कोई आदमी एम्बिशियस है, औरत एम्बिशियस हो, नेगेटिव कॉनोटेशन सबसे पहले हटाना है। तो ये जो मैं बार बार कह रही हूँ ना कि अपनी कंडीशनिंग हमको अनलर्न करनी है। हमने सोच लिया है, जैसे फेमिनिज्म में लोग बोलते हैं ना कि इफ़ बैड वुमन तो आई विल बी अ बैड वुमन। व्हाट इज़ बैड वुमन? ये किसी आदमी ने तय किया कि आप शराब पियोगे, आप बाहर घूमोगे, आप मल्टीपल रिलेशन रखोगे तो यू आर अ बैड वुमन। अ मैन इज़ ऑल्सो अ बैड मैन। तो ये जो कैटेगराइजेशन है, सबसे पहले तो आप उसको हटा दीजिए। That categorization is also made by a man or by a patriarchal society. आप अपने बारे में सोचिए कि मैं इंसान हूँ, मुझे आपसे किस तरह के व्यवहार की उम्मीद है, जैसे एक इंसान दूसरे से करता है। एक ह्यूमैनिज्म में किस तरह से आप बिहेव करते हैं, वो चीज़ सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। और बाकी ये जो कपड़ों की बात है, ये सब आउटर फ्रिलिंग्स हैं, दे आर नॉट इम्पॉर्टेंट। साड़ी पहन के आई कैन बी द मोस्ट कॉन्फिडेंट एंड एटीट्यूड वाली औरत, जो शायद कोई बिकनी पहन के भी आए तो मेरा साड़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट और एटीट्यूड वाला हो सकता है। तो हम क्यों कहते हैं कि इफ़ आई एम वेयरिंग अ जीन्स आई एम स्मार्ट, इफ़ आई एम ड्रिंकिंग आई एम स्मार्ट, आई कैन बी स्मार्ट डूइंग नन ऑफ दीज थिंग्स। और ये कंडीशनिंग को सबसे पहले अनलर्न करना होगा। अल्पना जी कुछ कह रही थी। हाँ, कुछ बातें तो महत्वाकांक्षा को नेगेटिव तरीके से लेने वाली बात तो कह दी प्रतीक्षा ने। क्यों महत्वाकांक्षा नेगेटिव ही हो, ये भी एक कंडीशनिंग है। लेकिन मैं एक और बात कहना चाह रही थी कि जो मुझे कीवर्ड्स लगते हैं वो है विजडम और विजन और चुनाव। ये तीनों चीज़ें जो है मिलकर बनाती हैं कि हम क्या चाहते हैं। और जब हम उस कंडीशनिंग से निकल कर ये देख पाते हैं कि हम क्या चाहते हैं, तब हम संस्था, विवाह जैसी संस्था की, क्योंकि विवाह संस्था का दूसरा विकल्प अभी तक तैयार नहीं हो सका है। इतनी कोशिशें हुई, इतनी तरह के बहुत सारे इस तरह की चीज़ें भी आईं कि ऐसा किया जाए, वैसे बहुत प्रयोग हुए। लिव इन रिलेशनशिप भी आया, सारी चीज़ें। लिव इन रिलेशनशिप में भी है कि जो आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर लड़की है वही उसको चला सकती है। जो कमज़ोर है सामाजिक रूप से, वो कभी भी उसमें धोखा खा सकती है, कभी भी वो सड़क पर आ सकती है। तो ये है कि उसका चूँकि विकल्प नहीं है, तो बहुत सोच समझ करके निर्णय लेना, आपको इतना समझदार होना है। इसलिए मैंने कहा कि विजडम चाहिए, विजडम बहुत ज़रूरी है। और तब आप अपने साथी का जो चुनाव करते हैं, अगर उसके बाद भी लगता है कि वह गलत है,
हो सकता है गलत, शुरू में जैसा लग रहा था बाद में वैसा नहीं भी लग सकता है, तो आप उससे निकलने के निर्णय की तरफ जाइए। और निर्णय का साहस तो करना ही पड़ेगा। वो तभी होगा जब आपके अंदर वो विजडम होगा, वो समझदारी होगी, वो दृष्टि होगी और चुनाव की दृष्टि होगी। तो आप जब उधर जाएंगे तो इस तरह की मुझे लगता है कि समस्या कम होना शुरू होगी। और एक और बात है कि परंपरा को जब हम लेते हैं तो हमेशा एक ही अर्थ में लेते चले जाते हैं। मैंने कहा कि परंपरा गतिशील होती है और जब ठस और रुकी हुई हो जाती है तो वह रूढ़ ही हो जाती है और उसका काम नहीं होता हमारे जीवन में। एक परंपरा वह भी है जो लोक से चली आ रही है, परंपराएं हैं दरअसल। और एक परंपरा वह भी है जो प्रतिरोध की परंपरा है, जिस पर थोड़ा सा नासिरा जी आ रही थी, लेकिन फिर उन्होंने ईरान की तरफ बातें जो है हाँ चली गई, तो बातें उधर चली गई। लेकिन जो ये परंपरा है प्रतिरोध की, इससे हम अपने को ज़्यादा कनेक्ट पाते हैं। और वो प्रतिरोध की परंपरा ऐसा नहीं है कि सिर्फ लेखन में है। मतलब मैं इस यहाँ मंच तक जो आई या आप जिस रास्ते से यहाँ तक आए होंगे, उसके दोनों तरफ जो चीज़ें लगी हुई हैं, जो पोस्टर्स बैनर लगे हुए हैं, उनमें आपको उस परंपरा की झलक दिखती है। एक तरफ रमाबाई लगी हुई हैं और समानांतर आपको सावित्रीबाई फुले दिखाई पड़ती हैं। तो मतलब वो एक परंपरा है जिससे हम अपने को कनेक्ट करते हैं, जहाँ से हम अपने लिए बहुत सारे प्रेरणा लेते हैं। जब जीवन में देखते हैं तो वहाँ भी प्रतिरोध दिखाई पड़ता है, ऐसा नहीं होता। गुरमीत कौर का वो साहसिक बयान याद आता है, तो कभी वो मनोरमा रेप केस पर नग्न प्रदर्शन महिलाओं का वो याद आता है। जैसे याद आता अक्क महादेवी चमक उठती हैं, वो क्या कम बड़ा प्रतिरोध था उस जमाने में। जमाने पहले रखमाबाई की जो देह पर कानूनी लड़ाई थी वो याद आ जाती है। तो इतनी सारी, अभी हाल फिलहाल 2017 में शायद जो BHU की लड़कियों ने वहाँ कैंपस के अंदर की छेड़छाड़ के विरुद्ध इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था, वो आ जाती। तो ये भी है कि आप कहाँ से चीज़ों को देखें और अपने लिए, जो मैं कह रही हूँ कि 3 कीवर्ड्स जो मैंने चुने, अपने लिए चुने और सबके लिए मुझे लगता है कि वो एक ख़ास बात है कि वहाँ से आप पकड़े कि आप चुनते क्या हैं, आप कनेक्ट किससे करते हैं। तो मैं अपनी पूर्वज जो स्त्री रचनाकार हैं उनको पाती हूँ, उससे ही कनेक्टेड, प्रतिरोध की उस परंपरा से कनेक्टेड। नासिरा जी हमारे बगल में बैठी हुई हैं। थैंक यू अल्पना जी। नासिरा जी हाँ, कुछ कहना चाह रहे हैं। कुछ कहना चाह रही हैं, मैं उन्हें सबसे बड़ा इतराज़ तो मुझे ये है कि मुझे ज़बरदस्ती प्लेन पे बिठाल के ईरान भेज दिया गया। आप बड़े फलक की लेखिका हैं, मैं देश में कैसे नहीं, रखती आपको। नहीं, यहाँ देश की बात हो रही थी। और दूसरे ये है कि दूसरी साहिबा ने कह दिया कि मैं ईरान पहुँच गई। जाना तो मैं हर साल चाहती हूँ, लेकिन अभी नहीं। देखिए, मेरी जो राइटिंग का दायरा है और मेरी सोच का और उसका, ये आधुनिकता की बातें जो हैं, ये हम जैसे लोगों में बैठ के हम अपने मसले पे बात कर रहे हैं, लेकिन मेरी नज़रों के सामने वो लोग हैं जिन्होंने अपनी लड़कियों को MA कराया, BA कराया और उसके बाद जब उन्होंने नौकरी करनी चाहिए तो नौकरी कहीं नहीं थी। आप उन लड़कियों के बारे में सोचिए कि फिर वो बर्तन मांजने लगी, फिर वो बच्चे पैदा करने लगी। तो आप किसकी बात कर रहे हैं, किसको आज़ादी दे रहे हैं और कौन सी आधुनिकता की बात कर रहे हैं। हिंदुस्तान इतना बड़ा है और इतनी उसकी परतें हैं, जो हम लोग यहाँ हैं, हम लोगों के मसले ये सब हो सकते हैं। हम लोगों पे कोई उंगली नहीं उठाएगा। हम 2 शादियाँ करें, 3 करें और नापसंद करें, हम चले जाएं अदालत और जीत के आ जाएं, ये तो हम लोगों का मसला है जो अभी तक बात करते रहे हैं। लेकिन जब हम मसले को ले जाते हैं उन 80% जगहों पे जहाँ पे आपके पास कोई विकल्प नहीं है कि आप उसी आदमी के साथ एडजस्ट करें, जैसे कविता ने कहा कि भाई वो तो मेरा शौहर है। जो औरतें पिटती हैं उनको मैंने सबसे ज़्यादा सजते हुए देखा है, और मैंने तो कभी इतना देखा ही नहीं सजावट अपने बचपने से लेके 20 साल पहले तक।
कि कुछ बाज़ारों में तो जाना मुश्किल होता है, मेहंदी की इतनी तेज़ गंध होती है कि सर में दर्द हो जाता है। तो बाज़ारवाद ने आपको बहुत कुछ दे दिया, आप ताली बजवा सकते हैं, आप कुछ भी कर सकते हैं। तो ये थ्योरी की बात है, लेकिन प्रैक्टिकल में नज़र क्या आता है? आप 2 कौड़ी की हो जाती हैं 2 मिनट में। एक डॉक्टर है, वो अपना वो करता है, उसको आप रेप कर देते हैं। आपकी हिंसा जुड़ती जा रही है। पहले तो रेप होता था, चलिए वो जिस्मानी ज़रूरत थी या कुछ भी कह लीजिए। पागलों को आप प्रेमी कहने लगे हैं, जो तेज़ाब फेंकते हैं कि प्रेमी। भाई ये किस किस्म के प्रेमी हैं? ये नया नया मतलब वो सब है। तो अगर हम लोगों को तय करना है कि हम किसके लिए बात कर रहे हैं, परंपरा और आधुनिकता। हिंदुस्तान जड़ परंपरा और जिसे कहते हैं सामाजिक जकड़न का देश है। जो लोग उस तरफ नज़र नहीं रखते हैं और सिर्फ वो अपने क्लास की तरफ नज़र रखते हैं, उनको भी अपने प्रॉब्लम्स नज़र आते हैं। लेकिन अगर ये कहिए कि वो सब चीज़ तोड़ दें, इम्पॉसिबल है। पहले नौकरी दीजिए, शराब खाने बंद कीजिए। और नौकरों ने ये तो सीख लिया है कि बैकलेस ब्लाउज़ पहने, लेकिन वो ये नहीं समझती हैं कि वो किस एरिया में जा रही हैं। लिबास है, लेकिन काम करने का के वक्त जाने का लिबास और पार्टी में जाने का लिबास, सड़क पर चलने का लिबास, इसका सलीका आना चाहिए, जो थोड़ी देर पहले हमारी साथी ने कहा। तो हिंदुस्तान सिर्फ आपसे नहीं बना है, हिंदुस्तान की कई लेयर्स हैं। आप उनकी बात कीजिए, अपनी माँ और दादी की बात कीजिए, उन्होंने भी तो किया। और जितनी पुरानी फिल्म एक्ट्रेसेस हैं, उनके लिबास देखिए, वो कितनी हसीन लगती हैं बिना बदन दिखाए भी, और जब बदन दिखाती हैं तो भी बहुत खूबसूरत लगती हैं, क्योंकि औरत है ये खूबसूरत। तो चॉइस तो होना चाहिए, लेकिन माहौल भी तो होना चाहिए। और कब तक हम औरतें जो एक पोजीशन पे पहुंच गई हैं, वो सिर्फ अपने मामले हल करती रहेंगी। तो जो 80% हिंदुस्तान है, उसके प्रॉब्लम कौन हल करेगा? खुदा की वापसी मैंने लिखी थी, वो कोर्स में लग गई चांस की बात, उसके ऊपर कितनी बातें होती हैं। लेकिन क्या आपने मुसलमानों को जानने की कोशिश की, या मुसलमानों ने हिंदुओं को जानने की कोशिश की कि उनकी परेशानियां क्या हैं? लेकिन मज़ा आता है कि ईरान में जो हो रहा है, हम जो हैं इसके ख़िलाफ़ हैं, बिना जाने हुए कि वहाँ पे पर्दा जो है वो अब हिंसा से जुड़ गया है। जब तक पर्दा रहा, लोग एडजस्ट करते रहे, और पर्दे में भी बहुत ज़्यादा कमियाँ, क्योंकि आप ईरान के बारे में जानते नहीं। खुमैनी ने खुद कहा था कि इस्लाम थोड़े से नशे की बात करता है, सुरूर की बात करता है, इसलिए आप लोग बियर पी सकते हैं। ये बात आपको पता नहीं है, लेकिन जितने भी ऑर्थोडॉक्स बातें हैं उसको हम लोग बार बार रिपीट करते हैं। तो मेरा आपसे कहने का मतलब ये है कि हिंदुस्तान को जानिए, हिंदुस्तान की परतों को जानिए, और औरतों पे काम करना है तो औरतों को जानिए, क्योंकि जो औरतें हमारे घरों पे काम करने आती हैं वो भी बहुत अवेयर हो गई हैं। वीडियो एक से एक उनको मिलते हैं। शाहीन बाग में जब से लोग औरतों ने मर्दों मौलवियों को पूछा ही नहीं, उसके बाद उन्होंने एक नया तरीक़ा अपना लिया है औरतों को अपने चंगुल में फंसाने का। एक से एक ख़तरनाक वीडियो मर्दों के ख़िलाफ़ दे रहे हैं कि औरतों तुम मर्दों से ये चीज़ मांगो, और घर घर लड़ाई हो रही है। इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं मैं आपको बता नहीं सकती हूँ, घर टूट रहे हैं। तो अगर आप हिंदुस्तान के एक बहुत बड़े हिस्से से आंख बंद करके सिर्फ कामयाब औरतों के बीच बात कर रहे हैं तो ठीक है, बातचीत तो बहुत अच्छी हुई है। और बिला वजह मुझे ईरान तुरान उसको भेजने की कोशिश ना कीजिए, और प्लीज़ मुझे पढ़ लीजिए, इतना बता दिया है, वरना ना संसार रहता ना ताबूत रहता। कुइया जान जिसने नहीं पढ़ा वो कैसे बात कर पाएगा? कुइया जान तो पूछते हैं कि इतना एडवांस मुस्लिम घराना है, क्या चक्कर है? बहुत शुक्रिया। दाम्पत्य पे बात होते होते मुझे अल्पना मिश्र जी की कहानी मेरे हमदम मेरे दोस्त याद आई, जिसमें भूतपूर्व पति से तो वो परेशान है ही, दफ्तर में एक बड़े बाबू भी हैं जो इतने सहृदय हैं कि वो बेचारी उससे भी परेशान है।
दाम्पत्य पर ही मनीषा जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हम बार बार दाम्पत्य को खारिज करने की बात करते हैं, तो इस पर मुझे मनु भंडारी जी की कहानी त्रिशंकु बार बार याद आती है कि उसमें जो टीनेज लड़की है उसको किसी से प्रेम हो गया है और वो घर में देखती है कि मम्मी पापा विवाह संस्था के विरुद्ध इतना बोलते हैं और इतनी सारी बातें करते हैं, लेकिन जब अपने विवाह की बात आती है तो उसको समेट कर अपने नीचे रख लेते हैं और इतनी लड़ाइयों के बावजूद वो अलग नहीं होते। तो और उसमें वो यही कहती है कि जब भी मेरे प्रेम और मेरे उन्मुक्त प्रेम की बात आती है, मम्मी के अंदर नाना जी उतर आते हैं। तो ये विरोधाभास हम सबके बीच में है कि हम अपने विवाह को तो समेट के और बहुत सलीके से अपने नीचे रख के और विवाह के खिलाफ बहस करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सारी आत्मकथाएं भी आई हमारे बीच जिनमें विवाह को खारिज किया गया, लेकिन विवाह को उतना ही प्यार से बांध के पल्लू में भी रखा गया। और इसके साथ एक बहुत ही गंभीर कहानी मुझे मृदुला गर्ग जी की याद आती है, कितनी कैदें। उसमें एक फ्रिजिड लड़की की कहानी है जिसको शायद बचपन में यौन शोषण के कारण अचानक से उसे ऐसी फ्रिजिडनेस आती है कि उनकी मैरिटल लाइफ कंज्यूम ही नहीं होती, उन दोनों के बीच में शारीरिक संबंध स्थापित ही नहीं होता। लेकिन एक ऐसी स्थिति आती है जब वो दोनों लिफ्ट में फंस जाते हैं, एक कोल माइंस को देखने जाते हैं और लगता है कि बस अंतिम समय आ गया है। तब वो लड़की खुलकर उसके साथ में शारीरिक संबंध बनाती है कि भाई अंतिम समय है, अब तो मैं ऐसा कर सकती हूँ। लेकिन तभी वो लिफ्ट चल पड़ती है और जो उसकी उन्मुक्तता थी वह उसके पति के लिए क्वेश्चन मार्क छोड़ के जाती है। इन दोनों कहानियों को आप ज़रूर पढ़िए और भारतीयता और दाम्पत्य परंपरा इस विषय पर आप खुद मनन कीजिए। बहुत शुक्रिया। अब मंच अंतिमा के हवाले। बहुत बहुत धन्यवाद। मुझे लगता है कि इन चर्चाओं से हम सभी ने बहुत कुछ पाया है और इसी के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से। और हंस स्मृति चिन्ह दे करके यह मंच आप सभी का सम्मान और आभार प्रकट करना चाहता है। इसके लिए मैं सुमिता सक्सेना लाल जी को मंच पे आमंत्रित करती हूँ कि वो आएँ। आप एक लेखक हैं, सुमिति सक्सेना लाल। मैम आ रही हैं। स्मृति चिन्ह लाया जाए। जी सुमिति सक्सेना लाल जी जी। तो स्मृति चिन्ह आ गया है, तो मैं इसमें नाशरा शर्मा जी को आमंत्रित करती हूँ कि वो स्मृति चिन्ह ले। धन्यवाद। इसी के साथ अल्पना मिश्र जी को, बहुत बहुत धन्यवाद। प्रत्यक्षा, बहुत बहुत धन्यवाद। गीता श्री, बहुत बहुत धन्यवाद मैम। मनीषा कुलश्रेष्ठ, बहुत बहुत धन्यवाद। कविता, और हमारी संचालक योगिता यादव जी। जी जी।